कैसे आज ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ शुरू हुई, पार्टी जिसके पास आज 18 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं, पार्टी जिसकी वर्तमान में देश में सरकार है, पार्टी जो भारत के लगभग 17 राज्यों में सरकार में है, पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2024 में लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रही है। हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बात है 21 अक्टूबर 1951 की, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर भी थे और इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई भी नियुक्त किए गए थे। लेकिन 1950 में जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ठीक इसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और उसके पहले प्रेसिडेंट भी बने। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडे का रंग भगवा रखा गया। इस पार्टी को बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुओं की कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा करने के साथ साथ कांग्रेस और मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी का विरोध करना था। साथ ही इनकी एक और मांग थी और वह यह थी कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाए। लेकिन उस दौर में कांग्रेस का एक छत्र राज था, जिसके चलते 1951-52 में हुए जनरल इलेक्शंस में जनसंघ ने कुल 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें जनसंघ के पहले 3 सांसद जीत कर आए, जिसमें से 2 पश्चिम बंगाल तो 1 राजस्थान से थे। और जनसंघ के पहले ये 3 सांसद थे कोलकाता साउथ ईस्ट सीट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद, मिदनापुर झारग्राम सीट से दुर्गाचरण बनर्जी और राजस्थान की चित्तौड़ सीट से उमाशंकर त्रिवेदी। इन तीनों सीटों को जीतने के बाद से ही पार्टी खुद को मजबूत कर रही थी और इसीलिए 8 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू कर दी। जम्मू में प्रवेश के बाद डॉक्टर मुखर्जी को वहां की शेख अब्दुल्ला सरकार ने 11 मई को गिरफ्तार कर लिया और फिर गिरफ्तारी के ही महज 40 दिन बाद 23 जून 1953 को खबर आई कि डॉक्टर मुखर्जी का निधन हो गया है। डॉक्टर मुखर्जी के आकस्मिक निधन से इस पार्टी को गहरा झटका लगा, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जाना माना चेहरा रहे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को एक नई दिशा दी। साथ ही 1967 तक जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने इसके ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर अपना विशेष ध्यान दिया। यह दीनदयाल उपाध्याय जी ही थे जिन्होंने भविष्य में जन्म लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से वैचारिक नींव रखी। इसी 1967 के जनरल इलेक्शन में जनसंघ ने 35 सीटें जीती, जिससे यह पार्टी लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और इसके अलावा जनसंघ ने हिंदी बेल्ट की दूसरी नॉन कांग्रेस एफिलेटेड क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल का गठन भी किया। इनके साथ मिलकर जनसंघ ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी गठजोड़ वाली सरकार बनाई। यह पहला मौका था जब जनसंघ किसी पॉलिटिकल ऑफिस में स्थापित हुआ था। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर्स भी जनसंघ में अपनी जगह बना चुके थे। और फिर 1968 में उपाध्याय जी के बाद जनसंघ की बागडोर अटल जी ने संभाली। इसी दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गो हत्या पर प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना ही इस पार्टी का मेजर एजेंडा था। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साल 1975 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देश में आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। जनसंघ से जुड़े तमाम नेताओं को इसके लिए जेल में भी रहना पड़ा। इसी बीच 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। अपोजिशन पार्टीज ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बने। जनसंघ का भी जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का गठन इस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, कांग्रेस ओ और जनसंघ को मिलाकर किया गया था। परिस्थितियों की वजह से ही एकजुट होकर बनी इस नई विलक्षण पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हराकर सत्ता से बेदखल करना। और जब इस चुनाव के नतीजे आए तो वो हो गया जिसकी किसी ने भी कोई कल्पना नहीं की थी, यानी देश में पहली बार कांग्रेस सत्ता के बाहर थी और जनता पार्टी की सरकार गठित हो रही थी। अब इस न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इस गवर्नमेंट में भी सबसे बड़ा शेयर जनसंघ का ही था। इस चुनाव में जनसंघ को 93 सीट्स मिली थी, जो इस पार्टी को मिली कुल सीट का 31% था। इस जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। अब गठजोड़ से ये मिलीजुली सरकार बन तो गई, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी के बीच कॉम्पिटेबिलिटी का अभाव था। अब इसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि जितनी अलग अलग पार्टीज थी सबकी आइडियोलॉजी भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट थी, जिसके चलते
इसके एक घटक दल ने आरएसएस एसोसिएटेड जनसंघ के एक मेंबर से इस ड्यूअल मेंबरशिप को खत्म करने की मांग की, लेकिन हुआ ये कि उनकी इस मांग को जनसंघ के मेंबर्स ने मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते जनता पार्टी से एक धड़ा जनता पार्टी सेक्युलर के नाम से इस सरकार से अलग हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि मोरारजी देसाई की ये मेलजोल से बनी सरकार गिर गई। ऐसे में 1980 में जनरल इलेक्शंस फिर से ऑर्गेनाइज हुए, लेकिन इसमें जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और केवल 31 सीट्स ही जीत पाई, जिसके बाद अप्रैल 1980 में अपनी इस करारी हार की विवेचना करने के लिए बुलाई गई जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी की मीटिंग में समाजवादी नेता मधु लिमिया ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जेपी ने जनसंघ के नेताओं को इसी शर्त पर साथ लिया था कि वे आरएसएस की सदस्यता को पूरी तरह से छोड़ देंगे, और इसलिए जब समाजवादियों ने उनको संघ की सदस्यता छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया जनता पार्टी का यह सियासी प्रयोग विफल साबित हुआ और 1970 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। अब ऐसा इसलिए हुआ कि ड्यूअल मेंबरशिप छोड़ने के नाम पर जनसंघ के मेंबर्स ने जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर जनता पार्टी से अलग होकर पूर्व में मुख्य रूप से जनसंघ का पार्ट रहे आरएसएस एफिलिएटेड मेंबर्स ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बनने वाली थी। बीजेपी भले एक नवोदित पॉलिटिकल पार्टी थी, फिर भी इसमें जनसंघ की ओरिजिनल स्ट्रक्चर की झलक साफ देखी जा सकती थी। यही कारण है कि बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट भी जनसंघ के प्रमुख रहे अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल रखा गया। बीजेपी संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया क्योंकि इस चिन्ह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था और यह भारतीयता को रिप्रेजेंट भी करता था। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में इस पार्टी को अपनी जमीन तलाशने में बहुत सी दिक्कतें आई। इसका एक बड़ा कारण यह था कि जनसंघ से अलग पहचान बनाने में नवोदित बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर कुछ हद तक कंफ्यूज थी। यही कारण था कि वो जनसंघ की हिंदुत्व वाली इमेज से अलग हटकर खुद को जनता पार्टी का एक अहम घटक दल और गांधीवादी सोशलिज्म की मॉडरेट आइडियोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी की इस कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी और इंदिरा गांधी जी की नृशंस हत्या के चलते जनता में कांग्रेस के लिए जागी सिंपैथेटिक वेव का ही नतीजा था कि 1984 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी केवल 2 सीट और टोटल वोट्स का 7% ही जीत पाई। ये 2 सीटें जीतने वाले थे गुजरात के मेहसाणा से ए.के. पटेल और आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट से सी जंगा रेड्डी। बहरहाल अपनी इस करारी हार से सीख लेते हुए बीजेपी ने अपनी पार्टी में बदलाव किया। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। साल 1990 आते आते राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले से घिर चुकी थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। जून 1990 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने अपने मुख्य राजनीतिक एजेंडे में रखा और अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल भी किया और इसी कारण 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त तरीके से सियासी लाभ मिला। बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और लोकसभा में मिली इस सफलता की वजह से बीजेपी न्यूली फॉर्म्ड वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की एक क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूएंट बन गई और इसके बाद से ही बीजेपी हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स के सेंट्रल स्टेज पर बनी हुई है। लेकिन इस स्टेज पर बीजेपी का असली परफॉर्मेंस अभी आना बाकी था। अब बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली थी जो इसे हिंदुस्तान की मेजोरिटी और हिंदू पॉपुलेशन से सीधा जोड़ने वाला था, जिससे न केवल बीजेपी बल्कि भारत की पूरी राजनीति बदलने वाली थी। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ तो लालकृष्ण आडवाणी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बन गए। बीजेपी ने इसके बाद राम मंदिर मुद्दे को और भी धार देने की कवायद शुरू कर दी। क्योंकि वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी थी, बीजेपी ने आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया ताकि मंडल कमीशन के बाद लामबंद पिछड़े वर्ग की सियासत को काउंटर किया जा सके। और इसलिए 1990 का दशक आते आते देश का बच्चा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी और खास तौर पर लालकृष्ण आडवाणी का नाम जानने लगा था। क्योंकि आडवाणी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता में आई, यानी मार्च 1990 में एक साथ 3 राज्यों में पार्टी की सरकार बनी, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने तो सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के और उसी दिन शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
इससे पहले बीजेपी किसी भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी थी। हालांकि जनता पार्टी के कई सीएम रहे थे। 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए और राम मंदिर मुद्दे के जरिए बीजेपी घर घर पहुंची। क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान आडवाणी जी अपनी पब्लिक स्पीचेस में गवर्नमेंट पर मुस्लिम तुष्टीकरण और सूडो सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदुओं की लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे। इस बीच वो इस मूवमेंट और अपनी पार्टी के लिए जनता से सहयोग की अपील भी करते रहे। इसी बीच 30 अक्टूबर का अयोध्या पहुंचने के लिए हजारों कार सेवक आडवाणी के साथ चल रहे थे। रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने रोक दिया और आडवाणी को हिरासत में ले लिया। लेकिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या के लिए कूच कर चुके थे। तभी यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने यहां कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दे दिए और इसके विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके चलते देश में फिर से फ्रेश इलेक्शंस हुए और इस बार बीजेपी को 120 सीट मिली और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इस कहानी में अभी भी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। हुआ कुछ ये कि 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके एफिलेट्स ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा एक्टिविस्ट शामिल हुए। ये रैली अयोध्या के उसी विवादित राम जन्मभूमि के पास ही हो रही थी, लेकिन उस दिन संदिग्ध परिस्थिति में यह रैली उग्र हो गई और कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, जिसके कारण पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और हिंसा की कई घटनाएं हुई। बीजेपी की चारों राज्य यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इस विवादास्पद घटना के बाद गवर्नमेंट ने विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया और साथ ही आडवाणी और अन्य बीजेपी लीडर्स को भीड़ को उकसाने और उग्र भाषण देने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। इस घटना के बारे में बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि यह एकाएक हुई घटना नहीं, बल्कि सोची समझी प्री प्लान कॉन्स्पिरेंसी थी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के साथ ही बीजेपी का राजनीतिक उत्थान होता चला गया। बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ गया। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक में कमल खिलने लगा। लेकिन राम जन्मभूमि के अलावा एक और यात्रा थी जिसका जिक्र किए बिना बीजेपी की यात्रा की कहानी पूरी नहीं हो सकती। ये यात्रा थी 11 दिसंबर 1991 में तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में की गई एकता यात्रा। यह यात्रा देश में एकीकरण का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से 11 दिसंबर 1991 से शुरू हुई थी और 14 स्टेट से होते हुए 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ ही ये यात्रा खत्म हुई। बीजेपी की इन 2 यात्राओं में एक चीज और कॉमन थी और वह ये कि इन दोनों यात्राओं के आयोजन में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम किरदार निभाया था। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि भारत का भावी नेतृत्व भी इन्हीं आंदोलनों के बीच तैयार हो रहा था। लेकिन भारत की सत्ता इस नए नेतृत्व के हाथ में सौंपे जाने के लिए अभी भी 2 दशक का समय शेष था। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि 90s का दशक आते आते कांग्रेस अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही थी। उसे चुनौती देने के लिए बहुत से क्षेत्रीय दल लामबंद हो रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी अकेले टक्कर देने में सक्षम नहीं था। ऐसे में बीजेपी, जो अब तक भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, और वो कांग्रेस को डायरेक्ट टक्कर देने में सक्षम भी थी, क्योंकि अब अगले 2 दशक तक बीजेपी जो इन दलों के साथ मिलकर एनडीए या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना चुकी थी, उसका सीधा मुकाबला यूपीए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में कांग्रेस के घटक दलों से हो रहा था। इस दौरान बीजेपी का नेतृत्व एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों में रहा, जिन्होंने 3 अलग अलग बार देश की कमान भी संभाली, लेकिन उनमें से एक ही बार वे अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। इसका एक बड़ा कारण यही था कि यह दौर गठजोड़ की सरकारों का था, जहां घटक दलों के मूड के हिसाब से सरकार बनती थी या गिरती थी। फिर भी उसके बीच राजनीति में बीजेपी के बढ़ते कद और जमीन पर उसकी बढ़ती पकड़ को साफ देखा जा सकता था। इसी बीच जब अटल जी ने 1999 से 2004 के बीच अपनी सरकार बनाई, तो उस बीच उनकी गवर्नमेंट की और उनके कामों की काफी सराहना हुई, और जिसमें जिस तरह से अटल जी ने कारगिल युद्ध को हैंडल किया, तो ऐसा माना जा रहा था कि अटल जी की सरकार दोबारा बनना तय है। लेकिन उम्मीद के विपरीत कांग्रेस यूपीए के रूप में वापस लौट आई। यही नहीं, कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगातार उठते सवालों के बाद भी यूपीए ने अपने 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूरे किए, जिसे देखकर लगता था कि कांग्रेस का वही पुराना दौर वापस आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन 10 सालों में बीजेपी का एक नया नेतृत्व तैयार हो चुका था। एक ऐसा नेतृत्व जिसकी नींव उसकी 2 देशव्यापी यात्राओं के दौरान 2 दशक पहले ही पड़ गई थी। और कुछ गलती कांग्रेस की भी थी। यूपीए के सेकेंड टर्म में उस पर बहुत से करप्शन के आरोप लग रहे थे, साथ ही महंगाई भी आसमान छू रही थी। ऐसे में देश की जनता परिवर्तन चाहती थी और वो उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी में देखने को मिल रहा था।
ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग ही थी जिसमें 2014 और फिर 2019 में उनके द्वारा लड़े गए प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की। यहाँ से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे मोदी शाह युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बीजेपी की एक के बाद एक कई राज्यों में सरकार बनती गई। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस की सरकार 18 राज्यों में थी, लेकिन अब हम सत्ता में है तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मार्च 2018 तक बीजेपी 21 राज्यों तक पहुंच चुकी थी। यही बीजेपी का पीक था। 19 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को दूसरी बार बहुमत मिला था। हालांकि कहने वाले तो कह रहे हैं 2024 में भी फिर इस पार्टी को तीसरी बार बहुमत मिलना तय है। हालांकि वो तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे बीजेपी के इस टर्न अराउंड का श्रेय मोदी जी के अलावा एक और व्यक्ति को जाता है और वो है तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी। यह बड़ी जीत अमित शाह की रणनीति और उनका ग्राउंड वर्क ही है कि बीजेपी आज इंडिया नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वही एक समय देश में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस सिमटती जा रही है। 72 साल 3 से 303 सीटों का सफर, यह कोई आसान बात नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जब 50 साल की होगी तो कहां होगी और भविष्य में ये मोदी शाह की जोड़ी क्या रंग दिखाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।